गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में सुखी रहने के लिए मानव प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करता जा रहा है। मात्र भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए यह अंधाधुंध उपयोग करने से प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही मानव के भविष्य पर भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, अतः वह प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही दूसरे जीवधारियों पर भी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, जो संभव नहीं है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही एकमात्र इसका विकल्प है। मनुष्य जाति एवं संसाधनों का अस्तित्व यथावत रखने के लिए संसाधनों का सदुपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करना, विवेकपूर्ण तरीके से करना ही उनका प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण परिषद के वैज्ञानिक रेमंड ने मानव कल्याण हेतु पारिस्थितिकी नियमों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही प्रबंधन का आधार माना है। प्राकृतिक संसाधनों को दो समूह में विभाजित किया गया है। पहला, नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहला है नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस प्रकार के अंदर उन समस्त जैविक संगठकों को, समस्त जैविक संसाधनों को शामिल किया गया है। ये जैविक घटक एक बार उपयोग में लेने के पश्चात इनको पुनः भी विकसित किया जा सकता है या पुनः भी इनको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अंदर देखिए, पहला है वन और वन प्रबंधन, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वनों से हमें जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती है, जिनमें कोयला है, जड़ी बूटियाँ, लाख, गोंद, चंदन, रबड़ व ईंधन के साथ ही हमें बड़ी महत्वपूर्ण इमारती लकड़ियाँ और अनेक लाभदायक जीव जंतु भी वनों से ही हमें प्राप्त होते हैं। परंतु वनों के अविवेकपूर्ण दोहन से प्राकृतिक चक्रों के अनियमित होने का, इरेगुलर होने का संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है। देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा वन्य जंतु प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वन में रहने वाले समस्त जंतुओं का उपयुक्त उपयोग, विकास एवं संरक्षण करना ही वन्य जंतु प्रबंधन कहलाता है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कहलाता है। प्रबंधन से यह भी सुनिश्चित होता है कि वन्य जंतुओं से मानव को अधिकाधिक लाभ मिलते हैं। वन्य जंतु प्रबंधन को निम्नांकित प्रमुख तथ्यों का अभिज्ञान होना परमावश्यक। किसी भी एक वाइल्ड लाइफ मैनेजर या मैनेजमेंट करने वाले को बहुत सारे जो मूलभूत तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य हैं, उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिनमें पहला भोजन स्वभाव, दूसरा जीवों की संख्या तथा उनमें होने वाली घटत बढ़त का ज्ञान, तीसरा आवास की स्थिति, चौथा प्रजनन या रिप्रोडक्शन, और पांचवा सीमा या रेंज, भाई किस रेंज तक वो अपना जो है टेरिटरी रखते हैं, और छठा है अन्य जातियों से अंतर संबंध, भाई अन्य जातियों से किस प्रकार के संबंध रखते हैं। आधुनिकीकरण के दौर में विशाल बांधों, सड़क व रेलों के बढ़ते जाल तथा गृह निर्माण योजनाओं की क्रियान्विति से वन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। फलतः वन्य जीव जंतु या तो विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अथवा फिर विलुप्ति की कगार पर है। सफ़ेद शेर, बब्बर शेर, हाथी, जंगली सुअर, गैंडा, चीतल, चिंकारा, मगरमच्छ व घड़ियाल आदि जंतु विलुप्ति के कगार पर है। प्राणीविद प्रोफेसर एम बालाकृष्णन तथा प्रोफेसर के एन अलेक्जेंडर के अध्ययनों से भी ये ज्ञात किया गया है कि 350 वन्य प्राणियों में से 81 विलुप्ति के संकट से ग्रस्त हैं। हमारे देश में 1952 में भारतीय वन्य प्राणी परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में 1970 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संगठन IUCN की बैठक में निम्नांकित सुझाव वन्य जंतु संरक्षण, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए
दिए गए। पहला, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों में वांछित सुधार करना। दूसरा, अभयारण्यों अर्थात सेंचुरीज का विकास कर संरक्षणार्थ वन्य जंतुओं का पालन पोषण किया जाना। तीसरा, प्रजनन योग्य जंतुओं विशेषकर गर्भकाल में जंतुओं के आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध। और चौथा, आखेट योग्य जंतुओं का निर्धारण कर आरक्षित आखेट स्थलों का विकास किया जाना। उपरोक्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में 240 वन्य जीव विहार एवं कई राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रति वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह मनाकर जन जागरण तथा समस्या समाधान किया जाता है। भारतीय बस्टर्ड, नीलगिरी टाइगर्स तथा बाघ संरक्षण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। भरतपुर का घना पक्षी विहार अर्थात केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में कई पक्षियों की शरण स्थली के रूप में विख्यात रहा है। इस घना पक्षी विहार में जो मुख्य आकर्षण है वो है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस, जो है रसिया से उड़ के हमारे भरतपुर में आता है और ये शीत ऋतु का प्रवासी पक्षी है। इस प्रकार अनेकों जंतुओं के संरक्षण को उचित प्रबंधन से नया जीवन मिला है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा भी भारत सहित कई देशों में वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबंधन सुनिश्चित हुआ है। सबसे पहला जैव मंडल प्रारक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें। जैव मंडल प्रारक्षण की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को स्वीकारते हुए यूनेस्को ने मनुष्य तथा जैव मंडल कार्यक्रम MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत जैव मंडल प्रारक्षण यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व को निम्नांकित 3 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्रियान्वित किया है, जिसमें पहला है संरक्षण करने हेतु, दूसरा अनुसंधान कार्यों हेतु और तीसरा विकासात्मक गतिविधियों हेतु। जैव मंडल प्रारक्षण की संकल्पना सर्वप्रथम सन 1971 में उत्पन्न हुई थी तथा इसका अभिनिर्धारण सन 1976 से किया गया। सन 1986 के अंत तक MAB मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है के द्वारा निर्धारित जैव मंडल प्रारक्षण की 70 देशों ने अपना कर इस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई, जिसके अंतर्गत जीवों के आवासों तथा संकट में आई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं के परिरक्षण और संरक्षण हेतु विशिष्ट प्रयास प्रारंभ किए गए। यूनेस्को तथा यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नामक संस्थाओं ने मिलकर एक टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसने जैव मंडल प्रारक्षण की विशेषताएं तथा उद्देश्यों को स्पष्ट किया। पहला, संरक्षण संबंधित भूमिका के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों एवं जनन योग्य संसाधन का संरक्षण करना। दूसरा, तर्क संबंधित भूमिका में अनुसंधानात्मक कार्यों एवं मूल्यांकन परक देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी की स्थापना करना। तीसरा, विकास से संबंधित क्रियाकलापों के अंतर्गत विकास तथा पर्यावरण कार्यों में समन्वय बनाए रखना। फिर सन 1981 के अंदर यूनेस्को ने पुनः विज्ञप्ति के माध्यम से जैव मंडल प्रारक्षण के उद्देश्यों को पुनः निम्नानुसार स्पष्ट किया। पहला उद्देश्य है जैव मंडल प्रारक्षण की स्थापना विश्व के सभी भागों में अधिक से अधिक करनी है या करना है। दूसरा, पर्यावरण संबंधित दशाओं का नियमित अध्ययन करके उनका मॉनिटरिंग करना। तीसरा, अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी के से कारण उत्पन्न जीवों में आनुवांशिक विविधता के मध्य समन्वय बनाए रखना। चौथा, पर्यावरण संरक्षण की समन्वित योजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना। पांचवा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियों का परिचालन करना। सन 1976 में ही जैव मंडल प्रारक्षण के लिए क्षेत्र निर्धारित करने का निश्चय करके प्रत्येक जैव मंडल प्रारक्षण में 3 क्षेत्र होने की अवधारणा को लागू किया गया। पहला, पूर्णतया रक्षित क्रोड क्षेत्र, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कोर एरिया। जो है बीच का जो एरिया होता है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है। इसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि, मानवीय गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा, पूर्णतः सीमांकन वाला क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, स्ट्रिक्टली डीलाइंड बफर जोन।
देखिए उसके बाद में स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया, जो मध्य वाला एरिया है जिसमें मानव गतिविधियों को पूर्णतः बैन किया गया है, उसके बाहर की ओर जो है एक सीमा से अंकित मध्य क्षेत्र है, यह बफर जोन कहलाता है। इस बफर जोन में कुछ हद तक मानव क्रियाविधियों की अनुमति दी जाती है, जैसे कि अनुसंधान आदि के लिए। तीसरा है बिना सीमांकन वाला बाह्य क्षेत्र, नॉन डिलाइंड आउटर जोन है, और इस बीच वाले क्षेत्र के बाहर की ओर का जो बाहरी क्षेत्र है वो बिना सीमांकन के है, जिसमें मानव गतिविधियों की अनुमति है। मानव को अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी कुछ ईंधन संबंधी आवश्यकताएं और कुछ वनोपज को इकट्ठा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त 3 क्षेत्रों की अवधारणा के पश्चात एक और संकल्पना सन 1977 से विकसित हुई, जिसे सहत जैव मंडल प्रारक्षण की संकल्पना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यह माना जाने लगा कि मुख्य जैव मंडल प्रारक्षण के साथ ही कुछ गौण जैव मंडल प्रारक्षण का होना भी अधिक हितकारी है। कारण यह है कि एक ही जैव मंडल प्रारक्षण में समस्त प्रकार की गतिविधियां एक साथ क्रियान्वित किया जाना कठिन है। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जल की महत्ता एवं संरक्षण के बारे में बताया जा चुका है और आप पूर्व से भी इससे भलीभांति परिचित हैं, जल प्रबंधन से, जल की महत्ता से, कि जीवन रूपी जल को संरक्षित करना हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। इसी क्रम में प्रबंधन की महत्ता भी कम नहीं है। हमारे यहाँ जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में ही होता है। अधिकांशतः कृषि सिंचाई द्वारा संपन्न की जाती है, जिसमें बहुत सारा जल व्यर्थ ही बह जाता है। उन्नत कृषि कार्यों के द्वारा अथवा उन्नत तकनीक से जल का अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। इस हेतु निम्नांकित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला, सिंचाई के लिए जल को उन स्थानों पर दिया जाता है जहाँ पौधों की जड़ें फैली हुई होती है, जल अधिक गहराई तक नहीं पहुँचता है। दूसरा, छिड़काव करके भी सिंचाई की जाती है, जिसमें जल को फुहार के रूप में छोड़ते हैं। इस प्रकार में मृदा धीरे धीरे गीली होती है व जल की काफ़ी बचत होती है। तीसरा, टपक सिंचाई के द्वारा अर्थात बूंद बूंद विधि द्वारा भी सिंचाई की जाती है, जिसमें जल की काफ़ी बचत होती है। और ऐसा सामान्यतः जो फलदार पौधे हैं उनमें किया जाता है, और इनमें बूंद बूंद करके जल को पौधों की जड़ों में ही टपकाया जाता है, जिससे जल की काफ़ी बचत होती है। चौथा, ढलानों से जो जल तेजी से बह जाता है, विशेषकर वर्षा ऋतु में, अतः इस जल के वेग को कम करके तथा जल को स्थिर रखने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें मिट्टी का कटाव भी कम होता है और साथ ही जल को जमीन में रिसने का पर्याप्त समय भी मिल जाता है, जिसमें जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। पांचवा, 2 अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साथ पट्टियों में उगाते हैं। इन दो में से एक प्रकार तेजी से बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार जल का प्रबंधन करके 2 फसलें एक साथ ही ली जाती है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। छठा, इस प्रकार में ढलान पर समोच्च रेखाओं यानी कंटूर लाइंस पर समतल पट्टियां बनाकर फसल उगाते हैं। यह पद्धति कंटूर खेती कहलाती है। ऐसे पहाड़ी ढलानों में इस प्रकार की खेती की जाती है। सातवां, पहाड़ी के ढाल पर समतल सीढ़ीनुमा रचनाएं निर्मित कर समतल क्षेत्र बनाकर उस पर खेती की जाती है। इसमें बरसाती पानी जो है सीढ़ियों पर रुक रुक कर बहता है, अतः अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, जल का अधिकतम उपयोग हो पाता है। जल का पुनर्उपयोग की बात करें, जल का जब भी किन्हीं कार्यों में उपयोग किया जाता है तो जल में कोई ना कोई पदार्थ मिलकर उसे मलिन कर देता है, गंदा कर देता है। यथा मिट्टी व धूल के कण मिलके साबुन अथवा डिटर्जेंट के तत्व मिल जाते हैं, भोज्य कण मिल जाते हैं, औद्योगिक व्यर्थ, कीटनाशी, उर्वरक, सूक्ष्म जीव इत्यादि मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं, पोल्यूटेट करते हैं। यह प्रदूषित जल या तो भूमि अथवा किसी अनावश्यक पदार्थों को निकाल दिया जाए तो तुलनात्मक रूप से उस जल की गुणवत्ता की बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में जल के पुनर्उपयोग की परम आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे से स्तर जैसे रसोईघर या स्नानघर के जल को पुनर्उपयोग में लिया जा सकता है, इसे काम में लिया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी विभिन्न प्रकार के संयंत्र लगाकर जल के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग की व्यवस्था भी बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। और जो सीवेज है, वाहित मल है, उसको उपचारित करने के पश्चात भी जल को कई कामों में लिया जाता है। इसके लिए एसटीपी, बड़े बड़े एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
शहरों में स्थापित किए गए और शहरों का जो वाहित मल है, सीवेज है, उसको ट्रीट करके उससे पानी प्राप्त करके उसका जो है कई कार्यों में उसका उपयोग लिया जा रहा है। वर्षा जल प्रबंधन भी अपने आप में अति विशिष्ट है। घरों अथवा बड़ी बड़ी छतों से वर्षा जल को इकट्ठा कर उपयोग में लाने और घरों में भंडारण करने की परंपरा भी अति प्राचीन है। वर्तमान में वैज्ञानिक रीति से भूजल के पुनर्भरण हेतु भी वर्षा जल को काम में लिया जा रहा है। वर्तमान की सर्वोपरि आवश्यकता जल संरक्षण की है, जिसे कुशल प्रबंधन के द्वारा एक सीमा तक तो इसको पूरा किया ही जा सकता है। जल कृषि, एक्वाकल्चर। जल कृषि से हमारा अभिप्राय है जलीय जंतुओं का उत्पादन करना, विशेष रूप से आर्थिक महत्व के जलीय जंतु जो मूल रूप से प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे कि अनेक प्रकार की मछलियाँ, झींगे, लोबस्टर व केकड़े आदि अनेक जंतुओं का उत्पादन किया जाता है। विटामिन ए एवं डी, कई प्रकार की औषधियों के तेल, एंजाइम्स, खनिज तथा इंसुलिन आदि की आपूर्ति मछलियों से ही की जाती है। जल कृषि को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं। पहला स्वच्छ जल कृषि, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। दूसरा समुद्री जल कृषि, मेराइन कल्चर। पहला सबसे पहले बात करें स्वच्छ जल कृषि, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। इसे इनलैंड फिशरीज अर्थात स्वच्छ जल मात्स्यिकी के नाम से भी जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 75 लाख से भी अधिक संख्या में लोग जल कृषि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में उल्लेखनीय यह भी है कि 23,000 से अधिक व्यक्ति जो है परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के स्वच्छ जलीय संसाधनों के दृष्टिकोण से इनकी विशालता के अनुरूप लाभान्वितों की संख्या बहुत ही कम है। स्वच्छ जलीय संसाधनों तथा स्वच्छ जल कृषि को पूरा प्रोत्साहन देकर उचित प्रबंधन के द्वारा विकसित किया जावे अगर, तो आर्थिक समस्या का समाधान एक सीमा तक निश्चित रूप से किया जा सकता है। समुद्री जल कृषि, मेराइन कल्चर की बात करें, इसे ओशेनोग्राफी अर्थात समुद्री जलीय मात्स्यिकी के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश के 3 और अनुमानित रूप से 4,667 किलोमीटर की समुद्री सीमा है। ये विशाल समुद्री तट वस्तुतः समुद्री जल कृषि हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अन्य देशों जैसे जापान, इंडोनेशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया की तुलना में हमारा मत्स्य उत्पादन अत्यंत कम है, अत्यल्प है, बहुत ही कम है। समुद्री जल कृषि कार्य इतना सरल नहीं है, यद्यपि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर है तथा इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी वैश्विक स्तर पर समुद्री जल तथा समुद्री जंतुओं के संरक्षण के उपाय कर रही है। फिर भी समुद्री जल कृषि के प्रबंधन की दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। समुद्री और महासागरीय जल का प्रबंधन किसी एक देश से होना संभव नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों से ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु परीक्षण बंद किए जाने चाहिए, अन्यथा जल संरचना प्रभावित होकर महासागरीय जल लाभ के बजाय हानिप्रद हो जाएगा। दूसरा, महासागरीय जलपोतों से होने वाले खनिज तेल के रिसाव और बिखराव को रोका जाना चाहिए ताकि समुद्री जंतुओं के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही महासागरीय जल को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तीसरा, नदियों के मुहानों पर एकत्रित कचरे, रेत व बालू आदि को कम कर तटीय मूल प्राकृतिक रचना को संरक्षित किया जा सके। और चौथा है, समुद्री किनारों पर स्थित उद्योगों के कचरों को समुद्र में डालने से विश्व स्तर पर रोक लगाई जाए। अन्य प्रकार के कचरे को भी महासागरों में डालने से रोका जाना चाहिए। समुद्र और महासागरों में कूड़ादान के रूप में उनको काम में लेने से हमें पूर्णतया रोकना होगा। थैंक यू।